जी हाँ, हिजाब विवाद अब अदालतों तक पहुंच चुका है। पहली बात तो हिजाब पर ही विवाद, ये तो सदियों से चल रहा है। अब यहाँ ये स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का हक है या नहीं है, ये सवाल खड़ा हो गया। लेकिन मूल सवाल जहां से शुरू हुआ था, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह के सवालों पर बार बार अपनी राय रखी, बार बार उनका नाम इस तरह के सवालों पर आया, और आज वो केरल के राज्यपाल हैं। जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी आज़ादी के 75वें साल में इस तरह का ये जो विवाद है या इस तरह का ये जो सवाल है जिसको हक के नाम पर किया जा रहा है, क्या ये सवाल ही सही किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कौन क्या पहनता है ये कभी भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो ये तय करे। शर्त सिर्फ इतनी है, शालीनता होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, वो है शर्त। लेकिन इसके साथ आपकी आर्मी है, आर्मी में जो आदमी भर्ती होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाहूंगा वो पहनूंगा। पुलिस में जो आदमी भर्ती होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्या आर्मी में सभी कम्युनिटीज की महिलाएं हैं? आज की तारीख में आर्मी तो खैर नया सिलसिला है, लेकिन अगर आप पुलिस को देखिए तो पुलिस में सभी कोई समुदाय, कोई ऐसा बचा हुआ समुदाय मुश्किल से होगा भारत में जिससे संबंधित जिसमें पैदा हुई, मैं संबंधित नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे नज़दीक नागरिक महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न समुदायों में पैदा हुई हैं वो पुलिस में काम करेंगे। क्या कभी किसी ने ये कहा है कि नहीं मैं अपनी मर्जी से ड्रेस पहनूं? ये कैसे संभव है? हमारे यहाँ पे अपने स्कूलों को छोड़ दीजिए, 100-150 साल से क्रिश्चियन मिशंस के स्कूल काम कर रहे हैं भारत में। कभी आपने सुना है कि उसमें भी सभी समुदायों की बच्चियां पढ़ती हैं? कभी आपने सुना है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं यहाँ हम पढ़ेंगे मिशन स्कूल में लेकिन हम अपनी मर्जी का ड्रेस पहनेंगे? नहीं, जहां आपको एक अनुशासन होता है, अगर उस संस्था की तरफ से कोई ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म, जिसकी डेफिनेशन ही यूनिफॉर्म है। उन्हें यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सबको एक रंग में रंगना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है उन्हें ये पता चल, ड्रेस से पता चल जाता है कि ये बच्चा फला स्कूल का है। जी, तो आइडेंटिटी स्कूल वाली हुई। तो वो आइडेंटिटी स्कूल की हुई, उस पर विवाद खड़ा करना मेरी समझ से, और वो भी रिलीजन के नाम पे, ये कोई बहुत ही नादानी की बात है। और ये हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर आपके पास आज़ादी है, ये तो कोई मजबूर कर नहीं रहा कि आप इसी स्कूल में पढ़िए। आप ऐसे भी स्कूल में जा सकते हैं जहां ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन कोई अनुशासन के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। जब आप पढ़ के वहाँ आपकी शिक्षा पूरी हो जाए और जब आप बाहर निकल के आ जाएं, और तो आपकी मर्जी है कि आप जो भी ड्रेस पहनना। भारत जैसे देश में कौन क्या पहनता है इस पे कोई सरकार की तरफ से तो कोई किसी किस्म का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है हमारे यहाँ। मैं कहता हूँ आपसे कि वो लोग भी जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान में भी जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इतनी बात है, ड्रेस हो, ये नहीं है कि वो हर वक्त वो पहने, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि भाई जिस वक्त शपथ लें उस वक्त वो उस ड्रेस में होने चाहिए जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये ऐसे विवादों हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक तरीका बन गया है कि जहाँ ऐसे विषयों को जो दर हकीकत जिसे मेरी यहाँ प्रॉब्लम ये, मुझे धर्म शब्द इस्तेमाल करना पड़ा है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, लेकिन रिलीजन रिलीजन की में ऐसी चीजों को जोड़ के जिनका खुद रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पे 3 तलाक, ऐसी चीजों को पहचान का विषय बना लिया गया है। ये हमारी पहचान है। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है।
आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है। धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई जैसे ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान में। कहीं भी इसका संबंध, एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब शब्द है लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है। हिजाब शब्द ऐसे है जैसे आपके और मेरे बीच में यहाँ एक पर्दा टांग दिया जाए, उसके लिए मैं क्या पहनूं उसके लिए हिजाब नहीं है। उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है खिमार। खिमार का मतलब है स्कार्फ। हमारे यहाँ भारत में जैसे दुपट्टा महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। और ये बहुत मजेदार बात है कि जो कुरान की आयत है वो ये कहती है कि और अपने खिमार को, क्योंकि उसका जो संदर्भ है, उसका संदर्भ है वो ये बताता है कि अरब महिलाएं इतने हिस्से को खुला रखती थी। तो कुरान ने ये क्या कहा है, कुरान ने कहा है कि अपने खिमार को अपने बूजम्स पर, यानी अपने वक्ष पर, सीने पर इस तरह डाल लो। और दूसरी बात ये है कि ये आयत आई है, ये मत भूलिए कि उस जमाने में दुनिया में सब जगह और खास तौर से अरब में उन महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी जो गुलाम थी, जिनको कनीज कहा जाता था, जिनसे पेशा का काम भी कराया जाता था। अब ये और इसी आयत में कहा है कि अपने आप को इस तरह कर लो ताकि तुम उन महिलाओं से विभिन्न नजर आओ। आज तो दुनिया में कहीं गुलामी है नहीं। आज तो हर महिला या हर पुरुष, खास तौर से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे यूनाइटेड डिक्लेरेशन का, यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है, आज कोई गुलाम तो है नहीं। आज तो आपको ये महिला गुलाम है और ये आज़ाद है। आज इसकी डिस्टिंक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो होती है उसका एक संदर्भ होता है। वो भी जो कहा है वो इसके लिए कहा है ताकि तुम्हारे और उन गुलाम, चूंकि उन गुलाम औरतों को तो बेचारों का कोई स्टेटस नहीं था, उनको तो रास्ता चलते में भी कोई भी आदमी हाथ पकड़ के घसीट लेता था, कोई आदमी उनको बदतमीजी करता था उनके साथ, ऐसी भी किसी महिला के साथ हो जाती थी। तो उसकी एहतियात के तौर पर कुरान ने कहा कि खिमार को अपने बूजम पे डाल लो ताकि तुमको पहचाना जा सके। ये देखिए इंपॉर्टेंट लफ्ज है, पहचाना जा सके। पहचाना जा सके का मतलब क्या है? आपकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का तरीका बताया है, आपकी पहचान को खत्म करने के लिए नहीं है ये। और वो मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं है ना। महिला मैंने आपको बताया, स्लेव और आजाद, गुलाम और आजाद। आज तो दुनिया में कहीं गुलाम नहीं है कोई भी। और मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस है कि तुम उस जमाने में रह रहे हो जहां जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है, अगर उसमें से तुमने 10% भी छोड़ दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन बाद का जो जमाना आएगा उसमें अगर तुमने 10% पर अमल कर लिया, कार्यान्वित मतलब उसको उसके मुताबिक अपना जीवन बिताया, तो तुम्हारी कामयाबी हो जाएगी। यानी इन्नकुम फी ज़मानिन मन तरका मिनकुम बिउशरी मा उमीरा बिही हलका
अगर 10% भी छोड़ दिया तो हलाक हो जाओगे। सुम्मा याति ज़मानीन, इसके बाद एक ज़माना आएगा, मन अमीला मिनहुम उशरा, अगर 10% पे भी तुमने उसके ऊपर चले तो नजा, तो तुम कामयाब हो। क्यों कहा है ये इसलिए कहा है कि जमाना बदलता है, जमाने बदले हुए जमाने की डिमांड्स अलग होती हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप नंगे होकर सड़क पर घूमिए, नहीं। शालीनता, सभ्यता, संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण जो हैं, आज के जमाने के, जो शायद हर जमाने में, हाँ। हर जमाने में रहेंगे, मगर शालीनता अलग चीज है। और किसी ड्रेस को पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल अपने आप में पॉलिटिकल अलग आइडेंटिटी, चीज। शायद असली जो सारे विवाद की जड़ शायद ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब आप राज्यपाल हैं, इसलिए वो वाले सवाल मैं आपसे सीधे नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है और शायद अफसोसनाक हकीकत है कि हर चीज को, हर शख्स को, हर बात को मोदी विरोधी और मोदी के समर्थक के रूप में देखा जाता है। तो वो जो भी वीडियो आते हैं उसमें देखते हैं, अच्छा ये मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है, ये इशू मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने एक बात कही कि पुलिस में हो, चाहे वहां हो, महिलाएं हो, इस समुदाय में पैदा हुई, उस समुदाय में पैदा हुई, जो ये चॉइस का सवाल आ रहा है, ये चॉइस तो बेसिक में ही नहीं है, क्योंकि समुदायों में तो हम पैदा हो रहे हैं और पैदा होना ही चॉइस नहीं है, तो फिर चॉइस इसमें कहां से? आप मैं इसे और दूसरी तरह कहता हूं, एक पुलिस में एक महिला ऑफिसर है, ड्यूटी पे होगी तो उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी, जो प्रेस्क्राइब ड्रेस जी। ड्यूटी के बाहर है, उसका जो जी चाहे पहने। वो गवर्नमेंट को या समाज को कोई एतराज नहीं है किसी भी चीज पर। और इस देश में, और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए ये इतना लोग इसका को ठीक से इसको महसूस नहीं करते। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुस्लिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नॉर्दर्न इंडिया में हिंदू महिलाएं गांव में खेती का काम कर रही हैं, उनके सर पे बोझ है और इतना लंबा घूंघट है। ये घूंघट साउथ में क्यों नहीं था? हर चीज एक जरूरत के तहत पैदा होती है। ये इन्वेडर का रूट्स था। तो यहां सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू औरत मुसलमान औरत से भी ज्यादा पर्दा करती थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज उसी गांव उस मां की बेटी जो इतना लंबा घूंघट करके और सर पर 40 किलो का उसके पास फॉडर होता था, आज उसकी मां की बेटी वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो आईएएस बन रही है, वो आईपीएस बन रही है, वो दूसरी जगह जा रही है। वो वहां पे वो घूंघट नहीं इस्तेमाल। आज का जिस दौर में आप रह रहे हैं, उस दौर के कोई भी, याद रखिए हमेशा, कोई व्यवस्था हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो नए विचारों और नए दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकती, वो टिक नहीं पाती। ये जो आपने बात कही, लड़कियां जा रही हैं, और हम तो सुन रहे हैं, और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जहां से ये विवाद शुरू हुआ, जिस इलाके से, कर्नाटक के, वहां पर भी यही था कि लड़की कॉलेज स्कूल में जा रही है, स्कूटी पे जा रही है, बुर्के में है, स्कूल के अंदर जाती है, लेडीज रूम में बुर्का बदलती है और क्लास में बैठ जाती है। अभी तक यही चल रहा था। अब ये इंसिस्ट करना कि हम हिजाब पहन के ही बैठेंगे, वहां से विवाद शुरू हुआ। और उसके पीछे की दूसरी जड़ जो अब सामने आ रही है कि पीएफआई नाम की संस्था का कोई स्टूडेंट विंग है, कैंपस सीएफआई करके, उन्होंने ये देखा कि इनमें कुछ लड़कियां एबीवीपी के एक प्रोटेस्ट में शामिल थीं, तो उनको लगा ये तो हमारी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाला मामला शुरू हुआ। उन लड़कियों को अप्रोच किया गया, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, और उनको कहा गया कि नहीं, आप एबीवीपी जैसी संस्थाओं के साथ न जुड़ें, क्योंकि ये दूसरी तरफ की संस्था है। तो अब वो इनके साथ, इनके इन्फ्लुएंस में आई, और फिर वो हिजाब पहन के वो एक आइडेंटिटी को असर्ट करने की बात सामने आई। तो इसमें धर्म कहाँ, चॉइस कहाँ, पॉलिटिक्स आ गई ना सब अब कुछ। मैं आपको इसी पे ही कहता हूं कि पीएफआई बुनियादी तौर से केरला से शुरुआत हुई। जी। चुनाव तो नहीं लड़ते वो, तो उन्हें मालूम है कि सपोर्ट नहीं है।
लेकिन यहाँ पे मुझे माफ कीजिएगा, कुछ लोगों का मिजाज भी ये बन गया है कि अगर आप अटपटी बात करिए तो आपको मीडिया की अटेंशन मिल जाती है। लोगों के लीडर, बुनियादी तौर पे लीडर तो वो है ना जो लोगों का जिसके ऊपर भरोसा हो, जिसको लोग वोट देते हों। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी एस्पायर कर रहे हैं जिनको लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन वो ये मैनेज कर लेते हैं कि वो किसी तरह छोटे स्क्रीन पे आ जाए। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वो रिलीजन का नाम लेते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, मौलाना रूम। मौलाना रूम न सिर्फ बहुत बड़े शायर हैं, उनकी जो मसनवी है उसको कहा गया है कि ये पहलवी जुबान यानी पर्शियन भाषा में, फारसी में, ये दरअसल में कुरान की तालीमात का, जो कुरान की शिक्षा है उसका निचोड़ है। और उस निचोड़ का निचोड़ क्या है? मतलब सब मानते हैं मौलाना रूमी को कि कुरान की जो शिक्षा है उसका निचोड़ है मौलाना रूम की शायरी। और मौलाना रूम की उस निचोड़ का निचोड़ क्या बताया उन्होंने? तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। रिलीजन का मैसेज देने वाले के लिए कहा है कि तुम्हें भेजा गया है लोगों को नजदीक लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। हमारे यहाँ लगातार पिछले 100 वर्ष का इतिहास, बल्कि आप और उससे ज्यादा नजर डालिए, धर्म का सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क को बांट दो। अब मुल्क बट गया, 2 टुकड़े हो गए। बांटने वाले उस मुल्क को 25 साल इकट्ठा नहीं रख पाए, वो बट गया। अब मुल्क बांटने की, अंग्रेज तो है नहीं हिंदुस्तान में कि मुल्क बांटा जा सके फिर से, तो अब समाज को बांटो। तो मैं किसी को मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को के बारे में बुराई करूं। मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी एम्बिशंस के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए रिलीजन का इस्तेमाल मत कीजिए। पॉलिटिक्स, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिलीजन तो सिर्फ जोड़ने के लिए है लोगों को। आप रिलीजन का आप पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स करिए और कहिए कि हमें तो इसके साथ दुश्मनी है, इसके साथ दोस्ती। मैं कहूंगा आप सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन करिए, आपकी यही मर्जी है। लेकिन जब आप इसमें रिलीजन का नाम लेके आते हैं तो ये भयंकर अपराध है। सबसे एक सवाल जो उठता बार बार, जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाहबानो के टाइम से, शाहबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं, हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। भाई किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ। हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। अगर यहां संस्था की बात हो रही है, यहां पे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मुझे इस पे एतराज है कि आप ये कपड़े क्यों पहने हुए? यहां बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर आपने एक संस्था में, खुद आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप वहां गए हैं, अगर आपको वहां का माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आता, आप उसको छोड़ के दूसरी संस्था में चले जाइए। लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। और लिबरल, यहां पे लिबरल की एक और भी समस्या है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं एक बात बताता हूं आपको। 1986 में
300 से ज्यादा हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक्स जजेस थे, सर्विंग ऑफिसर्स थे, आईएफएस, आईपीएस, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 200 से ज्यादा थे। और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन तैयब जी का, जो हमारे पुराने वाइस चांसलर भी और एम्बेसडर भी भारत के, जिन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिख के कहा कि शाहबानों पर जो चीज पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, आप इनकी बात मत मानिए। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मान ली बात पर्सनल लॉ बोर्ड की और मैंने इस्तीफा दे दिया, तो मैं आपको बताता हूं इसमें से एक अच्छी तादाद, खास तौर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विंग ऑफिसर थे, टाइम लेके मेरे पास आए मेरे घर पे और मुझसे कहा कि आरिफ साहब, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, हमने आपको सपोर्ट किया है, पर हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं इस मामले को आप छोड़ दीजिए, इन लोगों से लड़ाई मत लड़िए, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये मत समझिए कि लोग इनसे एग्री करते हैं। लोग डर रहे हैं। लोग डर रहे हैं साहब, हमारा इतिहास ये है कि हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के सामने घुटने टेकता रहा है। तो लिबरल इनसे लड़े कि सरकार से लड़े कि किस किस से लड़े। आप मेरा मैं आपको कहता हूं, मेरी अपनी हालत ये थी 86 के बाद, मेरे रिश्तेदार मुझे शादी में इनवाइट करने आते थे और जिस वक्त जा रहे होते थे तो चुपके से कान में मेरे ये कहते थे, परिवार को भेजिएगा, आप मत आइएगा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते थे, लेकिन दिमागों में डर इतना है इन लोगों। वजह क्या थी डर की? डर की वजह ये थी कि इस सरकार, जो आज मौजूदा सरकार है, इससे पहले की सरकार है, लगातार एक हिस्ट्री है कि वो इनके सामने घुटने टेकती रही। ये कुछ वक्त चलने दीजिए, आदतें बदलने में थोड़ा वक्त लगता है। और अब जब मौजूदा सरकार, क्योंकि तो अभी ये इसी सरकार ने किया है ना, ये कि इसने घुटने टेकने बंद किए हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर लोगों में हिम्मत आ जाएगी। और इस मौजूदा सरकार में आप राज्यपाल हैं, तो अब भी आप पे उंगलियां उठती हैं और उठाते हैं लोग? उंगलियां उठाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेमोक्रेसी हैं और हमें ये गलतफहमी नहीं कि हम जो भी कहते हैं वो सब सही है। हम तो स्वागत करते हैं, उंगलियां उठाइए, लेकिन उंगली उठाइए। आप तो हमें कैंसिल आउट करते हैं, कहते हैं इनको बुलाना नहीं है, इनको सुनना नहीं है। वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है। और वही मैं कह रहा हूं, वो जो कहते हैं, अगर आप उंगली उठाते हैं, आइए चर्चा करिए, वो नहीं करते। वो तो कहते हैं कि नहीं। आपको मालूम है, जब उस सरकार में 86 में जब पर्सनल लॉ बोर्ड और सरकार के बीच में वार्तालाप हुआ, तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने शर्त लगाई थी कि इस वार्तालाप में आरिफ मोहम्मद खान नहीं बैठेंगे। जी, ये तो कैंसिल आउट करते हैं भाई। उंगली उठाने में कोई हमें परेशानी, किसी को भी परेशानी नहीं हो। मुझे ये गलतफहमी नहीं हो सकती कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो 100% सही हो सकता। मैंने तो बार बार पार्लियामेंट में कहा, हो सकता है हम आपकी कोई बात मान लें, हो सकता है आपको हमारी कोई बात समझ में आए। बातचीत तो करिए। ये बातचीत नहीं करना चाहते, इनकी प्रॉब्लम ये। तो इस्लाम किससे खतरे में है? जो हिजाब को आइडेंटिटी के नाम पे असर्ट करना चाह रहे हैं, या? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, इनसे ये पूछिए कि कुरान में आयत है या नहीं है कि इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा की है? इनसे पूछ लीजिए, कहेंगे है। तो जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने, ये खुदा से बड़े हैं कि ये हिफाजत करेंगे? अरे अगर कोई खतरा है भी तो कुरान में लिखा हुआ है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपका तो एक ही काम है, और वो काम यह है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक आचरण करिए। आचरण उससे बिल्कुल अलग है। लड़ाई उन इश्यूज पे लड़ेंगे जिसका कुरान में जिक्र नहीं, मिसाल के तौर पे 3 तलाक। भैया ये तो अपनी मर्जी से यहां पे दो अपनी ख्वाहिशें
जो असल असल गुनाह है वो है कि जहां आप जो आपको बताया गया है उसको छोड़ के अपनी ख्वाहिशों को परस्यू करिए। ये वो लोग हैं जो मानते हैं हर चीज को, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं हम इस पे नहीं इसके मुताबिक आचरण नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी लागू करेंगे। मेरे भाई मुझे एक जगह बता तो दो, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इनसे बेहतर एक नौजवान बच्ची है, बल्कि एक बच्ची है, प्रॉफिट साहब की पत्नी की सगी भांजी, उनके औलाद नहीं है, हजरत आयशा के औलाद नहीं है, लिहाजा वो अपने भाई की बेटी को गोद एक तरह से गोद ले लेती हैं और खुद पालती हैं उसको सारी जिंदगी। और वो बच्ची इतनी खूबसूरत है कि समाज में चर्चा होती है कि प्रोवर्बियल ब्यूटी। नाम है आयशा बिन्त तलहा। उसकी शादी होती है, उसका शौहर गवर्नर है कूफे का। गवर्नर उससे कहता है कि तुम चेहरे को ढको, वेल करो, पर्दा करो। वो अपने शौहर को जवाब देती है, सारी मुस्लिम हिस्ट्री की किताबों में ये सेंटेंस है, और आखिर में इस सेंटेंस को फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में तबरी से लेकर कोट किया है। क्या कहती है अपने शौहर से? अपने शौहर से कहती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो फर्स्ट जनरेशन है मुस्लिम्स की, उसमें प्रॉफिट साहब के घर में पली और बढ़ी, जिसके बाप खुद बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत आयशा की भांजी है, वो ये कहती है। आज शायद ये लोग जो हैं, शायद इन्हें इस्लाम उनसे ज्यादा मालूम। ये क्या तो ये बातें मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूं। कुरान में 2 आयतें हैं कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया, वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था, पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, 4 दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है, और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने दे। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं भी सामने आई। मेरा मतलब है ये सब उसी का हिस्सा है। हाँ, नहीं कह रहा हूं, 3 तलाक के खिलाफ जैसे महिलाएं खुलकर सामने आई, जब कानून बना तब भी समर्थन में सामने आई। इस मुद्दे पर भी उनको खुलकर सामने आना चाहिए, या उसी से हल होगा? खुल के ये इशू मेरे ख्याल से, चूंकि आप देखिए ना, ये हिंदुस्तान में किसी को एतराज नहीं है, आप एक हिजाब नहीं 4 हिजाब पहनिए, यहाँ बस एक स्कूल में ना पहनिए, कॉलेज में ना पहनिए। लिमिटेड इशू है। आप जिस संस्था में दाखिल होते हैं उस संस्था का अनुशासन मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये संस्था, कोई भी संस्था
ये कैसे अलाउ कर सकती है कि अनुशासनहीनता फैलने दे? आप कॉलेज के बाद जाइए, आपका जो जी चाय पहनिए। ये पाकिस्तान भी बीच बीच में बोल पड़ता है, मलाला बोल पड़ती हैं, जो तालिबान के जुल्म के बाद मलाला बनी, जो मतलब उनका नाम हुआ, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा। हमें नहीं पता कि उसको पूरे फैक्ट्स की जानकारी है या नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी फिर ये बनती है कि हम उसको पूरे फैक्ट्स की जानकारी कराएं। कि पाकिस्तान? कोई ऑर्गन, देखिए पाकिस्तान का मामला छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को एम्ब्रेस करने के लिए, परेशानी पैदा करने के लिए कोई भी चीज़ है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं दावे से आपसे कहता हूं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए, वहां पर मुसलमान औरतें हमारी मुसलमान औरतों से कहीं अपने अटायर में, अपने एटीट्यूड में वो धता बताती हैं, और उनको पढ़ लीजिए आप। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे, और मैं कहूंगा कि उस लेवल पे भी जो वहां पे मानने को तैयार नहीं है, हिंदुस्तान का मामला आएगा तो हमें एम्ब्रेस करना चाहते हैं, तो उसका ज्यादा हमें नोटिस नहीं लेना चाहिए। आखिर में आरिफ साहब, इस पे करना क्या चाहिए? एक आम शहरी को करना क्या चाहिए? किस नजर से देखना? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। लगातार अपने एक्शन से, अपने कर्म से, अपने मानस से, अपने वचन से महिलाओं को, और मैं सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता अगर आप आधी आबादी को, जरा भी आपके दिल में ये है कि ये बराबर नहीं। और मैं मजाज का एक शेर है वो कहना चाहूंगा कि वो उसका असर होना चाहिए हमारी सोच पर, हम क्या बात करते हैं उसके ऊपर। मजाज ने कहा, तेरे माथे पे ये आंचल, मतलब यही पर्दे को, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अपनी आइडेंटिटी मत छुपाओ। तुम जिस लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को, न तुम यही पता न चले कि तुम हो कौन, और उसका एडवांटेज लेते हैं लोग। आपको ध्यान होगा पाकिस्तान में जब लाल मस्जिद पे एक्शन हुआ तो वहां का इमाम जो था वो बुर्का पहन के भागा। अब आखिरकार दुनिया में ये किस्से होते हैं जहां बुर्के का सहारा अपराधी लोग लेते हैं, तो ये बुर्का क्या इसके लिए है कि महिला की आइडेंटिटी को खत्म कर दे एज महिला? क्या ये इसके लिए है कि इसकी सपोर्ट लेके क्रिमिनल्स अपने काम कर जाएं, आतंकवादी अपना काम कर जाएं? तो एक एटीट्यूड होना चाहिए जहां बेटी हो, बहन हो, मतलब वही बीवी बनती है, वही फिर मां बनती है, जहां यंग एज से उसको बता तुम किसी से कम नहीं हो। और डिसेंसी, डिग्निटी, शालीनता, सुसंस्कृत होना, पर्दा आंखों में होता है, पर्दा कपड़े का तो इस्तेमाल होता है उस डिसेंसी के एक्सप्रेशन। तो क्या वो रिफॉर्म, जिस तरह से राजा राममोहन रॉय मूवमेंट ये वो सब चला बाकी हिंदू समाज में, वो रिफॉर्म वाली मूवमेंट नहीं आई हिंदुस्तान में? बेशक इस वजह से वो कमजोर रही, लेकिन इसका ये मतलब मत समझिए कि रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म बहुत है, वक्त के साथ आगे बढ़ रहे। मैं तो देखता हूँ हर मैदान में, और मुझे बहुत खुशी होती है खासतौर से जब मैं लड़कियों को देखता हूँ, हिंदू लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां, कौन सा फील्ड है आज, साइंस से लेके, आर्मी से लेके, पुलिस से लेके, टीचिंग से लेके, नर्सिंग से लेके, मजदूर तक, हर वर्ग की महिला आपको उसमें मिलेगी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन उसमें जब अच्छा होता है तो इंसानी सोसाइटी तो यही होती है, आप चाहे जितना पॉजिटिव बनाइए चीज़ों को, कोई ना कोई नेगेटिव डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस जरूर आएंगी। वो आ रही हैं, वो वक्त के साथ बंद हो जाएंगी। और आप जैसे लोगों के विचार सुन के शायद उनको बंद होने में, बंद करने में मदद मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आरिफ साहब। अफसोस ये कि उस जमाने में रह रहे हैं जहां इल्म की तलब हो तो वो तालिब होता है, वो तालिबान होते हैं, यहां से शब्द शुरू हुआ था। और आज तालिबान का मतलब क्या हो गया? तालिबान स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन का होता है, उस इंस्टीट्यूशन की यूनिफॉर्म है। ये बात आरिफ मोहम्मद साहब ने जिस अंदाज में बताई, जिस वजन के साथ बताई, शायद वो सबको समझने की जरूरत है। ब्रेक ले रहे हैं।
तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को आप सुन रहे थे न्यूज 18 से खास बातचीत में। उन्होंने कहा कि हिजाब पर विवाद खड़ा करने वालों पर सवाल उठने चाहिए। उन्होंने बताया कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। विवाद की जड़ राजनीतिक पहचान है, ये कहना है केरल के राज्यपाल का। धर्म के नाम पर विवाद नादानी है, विवाद में धर्म को लाना भयंकर अपराध है। एक्सक्लूसिव बातचीत की केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हिजाब का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इस विवाद को लगातार बढ़ाया जा रहा है, समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। विवाद की जड़ राजनीतिक पहचान है, धर्म के नाम पर विवाद नादानी है। हिजाब विवाद जो कि लगातार पूरे देश में गहराता हुआ नजर आ रहा है, उसी पर बातचीत की, ये खास बातचीत की न्यूज 18 पर राज्यपाल ने, और जिनमें कहा गया कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है। आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है, धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान में। कहीं भी इसका संबंध एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब उनकी अस्थियों में बाकी 2 कलश में एक को हरिद्वार और दूसरे को वाराणसी में गंगा नदी में बहाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आपके मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगी। वो सुबह आम आदमी